चलते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ। तो मुझे यहाँ हम लोग को यहाँ कंप्लीट करनी है कि रिफ्रैक्शन का लॉ क्या है। तो बेटा जैसे आपने पहले पढ़ा था कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, उसी तरह इसमें भी रिफ्रैक्शन के टू लॉज होते हैं, राइट। तो टू लॉज में लॉ 1 एंड लॉ 2। देखो बेटा स्नेल्स लॉ जो है ना, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसको कांस्टेंट टर्म क्यों बोला जाता है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप सिर्फ उस पर फोकस करो कि जो मैं स्नेल्स लॉ एंड दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आपको है ना ये टॉपिक को बहुत अच्छे से करनी है, ये आपकी बेसिक्स है और यहीं से आपके न्यूमेरिकल्स की है ना शुरुआत होगी। चलिए हम लोग चलते हैं इसमें। तो लॉ 1 क्या है, द इंसिडेंट रे, ठीक है, दिस वन इज इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे। तो तीन यहाँ क्वांटिटीज हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड, ऑल लाई एट द सेम प्लेन। तो देखो बेटा यहाँ पे तीनों जो रेज है, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड योर रिफ्रैक्टेड, ऑल लाई एट द सेम प्लेन। तो यही चीज आपका फर्स्ट पॉइंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी था। तो वही लॉ सेम चीज फॉलो कर रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, स्नेल्स लॉ में, राइट। तो हम लोग पहले इसका डायग्राम बनाएंगे और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इसके पहले वाला डायग्राम में आपने सब चीज क्लियर कर लिया था। अब आई थिंक कि आपको सब चीज समझ में भी आ गया था। तो ऑलरेडी आपको क्या है, सिर्फ इसको समझना है, ठीक है। मेन ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं पहले, जैसे पहले ले रहे थे, दिस इज योर इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। तो दिस वन आई हैव टेकन अ ग्लास, ठीक है। तो दिस वन इज अ ग्लास, और वाटर भी आप ले सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। तो दिस वन इज glass which is denser, this is denser, and this one क्या है बेटा, एयर है। तो एयर का डेंसिटी तो कम ही होता है ग्लास से, तो इसको हम लोग रेयरर ले लेते हैं। तो इंसिडेंट रे क्या हुआ, फॉल किया, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ है, दिस वन इज ए दे देते हैं, और एक्स वाई इंटरफेस है। तो क्या लिख रहा है यहां पर, द इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या है, ओ ए है। द नॉर्मल, तो यहां से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस वन इज द नॉर्मल रे, एन एंड एन डैश, ये इंसिडेंट है। दिस वन इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल तो बेटा को पता ही है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस वन इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड द रिफ्रैक्टेड रे। तो जो रिफ्रैक्ट करेगा, तो रेस इधर नहीं जाकर बेटा, तो ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। क्यों बेंड करेगा, ऑलरेडी आपको पता है, जब भी रे रेयर टू डेंसर जाता है इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, पिछला क्लास में मैंने आपको बताया था। और ये एंगल इंसिडेंट एंगल है, तो ये ओ, दिस वन इज बी। तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गया, ओ बी हो गया। नॉर्मल क्या था, एन एन डैश, ये नॉर्मल था। ऑल लाई एट द सेम प्लेन। अच्छा इसको ले लेते हैं आर, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया, सिंपल है। क्या बोल रहा है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई एट द सेम प्लेन। तो आप देखो इस पॉइंट पर, इस ओ पॉइंट पर
ओ पॉइंट पर क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है, और इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, और इसी पॉइंट पर बेटा क्या है, नॉर्मल भी है, सब एक साथ एक ही प्लेन पर है। तो ये फर्स्ट लॉ हुआ। अब चलिए आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ पर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, और ये चीज़ है ना आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आराम से आपको समझाता हूँ। तो स्नेल्स लॉ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये क्वेश्चंस किसी और स्टूडेंट से पूछेंगे तो आप पूछेंगे कि है ना ये कांस्टेंट टर्म क्यों कांस्टेंट बोला गया है, तो आपको वो क्लैरिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग है ना रट लिया इस चीज़ को, उसको है ना लर्न बाय हार्ट कर लिया, और उनको ये समझ में आता है कि ये चीज़ है ना जो है ना हम लोग समझ लिए, तो एक्चुअली वो समझे नहीं है, उसको रट गया। तो आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि कांस्टेंट टर्म क्यों बोला गया। ठीक है, एंड द सेकेंड लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। चलिए हम चलते हैं। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फर्स्ट लाइन ऑलवेज रिमेंबर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो गिवन पेयर ऑफ मीडिया क्या, एक पेयर है एयर और एक पेयर है ग्लास। तो यहाँ मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ, आपको है ना इजी पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था मैं आपका बेसिक्स है ना क्लियर कर रहा हूँ। तो ये मैं बेसिक्स आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, कि क्या मतलब होता है गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो ये जो बेटा दे रहा है ना गिवन पेयर ऑफ मीडिया मतलब मीडियम, तो ये कौन सा पेयर है, तो एक पेयर है आपका एयर जो डेंसर है, ये सॉरी जो रेयरर है, और दूसरा पेयर क्या है, ग्लास है जो डेंसर है। इसी को पेयर ऑफ मीडिया बोला जा रहा है। एंड गिवन कलर ऑफ लाइट, सेकंड क्या है, जो गिवन कलर ऑफ लाइट है। तो सपोज को बेटा मैं ये कलर है ना सिंगल कलर यूज कर रहा हूं, दैट इज रेड कलर। तो रेड कलर कौन सा ले रहा हूं, किसमें से, लेजर लाइट से ले रहा हूं। ठीक है, दैट वन इज अ लेजर डिवाइस, और उस लेजर से मैं इस पर इंसिडेंट कर रहा हूं और ये रिफ्रैक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्राइटेरिया मैंने ये कंसिडर किया है। तो ऐसा जब कंडीशन रहेगा, अब मैं एक चीज और बताता हूं, मैं ये लाइट क्यों लिया हूं। अब आप देखो, अगर आप व्हाइट लाइट है ना उसमें इंसिडेंट करोगे, तो व्हाइट लाइट क्या होता है, वो स्प्लिट करता है, जैसे प्रिज्म में आप देखते हो कि 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ सिंगल कलर ऑफ लाइट लिया। तो सिंगल कलर से क्या होगा, आपको है ना एकदम स्ट्रेट पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे हुआ और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस सिंगल कलर से आपको पता चल जाएगा कि लाइट कैसे डिवेट कर रहा है, अगर लाइट रेयर टू डेंसर जा रहा है। इसलिए मैं यहाँ सिंगल कलर यूज किया हूँ। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैं सिंगल कलर यूज कर रहा हूँ ना, गिवन कलर ऑफ लाइट, कलर्स ऑफ लाइट मैंने लिखा, कलर ऑफ लाइट है ना स्नेल्स लॉ, मतलब स्नेल्स जो थे वो साहब ये चीज लिखे कि सिंगल कलर है। तो जो भी सिंगल कलर होता है उसको हम लोग ध्यान से देखना बेटा, मोनो क्रोमैटिक लाइट बोलते हैं। वो मोनोक्रोमैटिक हो गया। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो सिंगल कलर ऑफ लाइट लिया गया। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड है गिवन कलर ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। रेशियो का मतलब बेटा कंपैरिजन, मैंने पहले आपको बताया था ना, रेशियो का मतलब होता है डिवीजन के फॉर्म में। ठीक है, डिवीजन के फॉर्म में, जैसे x अपॉन वाई, ये रेशियो हुआ। और डिवीजन का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन, कंपैरिजन होता है। ठीक है, मैंने पहले जो फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर था ना उसमें मैंने ये चीज क्लैरिफाई किया था। तो बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई अपॉन साइन आर जब होता है इज अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट
तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये स्नेल साहब हम लोग को दिए थे, ये फॉर्मूला दिए थे कि जब भी लाइट पेयर ऑफ मीडियम में, ठीक है, इंटर कर रहा है तो वो साइन आई बाई साइन आर होगा और वो एक कांस्टेंट टर्म देगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा अभी व्हाट इज कि कांस्टेंट टर्म ये क्यों यहाँ पर लिखाया, और उसको हम लोग है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये इसका सिंबल है म्यू का। यू लिखकर फिर से आपको बताता हूँ कि इसको लिखना कैसे है। आप यू लिखना और यहाँ एक डंटी लगा देना तो वो म्यू हो जाएगा। ये आपका, इसको प्रोनाउंसिएशन होता है म्यू, एम यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हम लोग बाद में आएंगे। पहले आप है ना ये समझो कि कांस्टेंट टर्म जो होता है वो क्या होता है, क्यों स्नेल साहब कांस्टेंट टर्म लिए। बिकॉज ये जानते हो बेटा, ये किसी भी बुक में आपको ये जल्दी है ना मिलेगा नहीं, ठीक है, कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है। इवन मोस्ट ऑफ द टीचर्स को मैंने देखा है उसको है ना ये याद कर लिए। तो आप सोचोगे कि सर आप बोल रहे हो किसी बुक में नहीं मिलेगा, तो आपको कैसे पता चला? बेटा एक्चुअली जब मैंने रिसर्च किया ना, तो रिसर्च में लॉट्स ऑफ बुक्स मैंने हायर क्लासेस के देखे। हायर क्लासेस का मतलब इट इज़ नॉट फॉर 9, 10, 11, 12, उससे भी हायर क्लासेस के जब मैंने बुक पढ़े थे तो एक्चुअली उसमें मैंने ये चीज़ देखा था। तो वन ऑफ द बुक आई हैव रेड, उसका नाम था, आई थिंक वो आईआईटी में चलता है, ऑप्टिक्स। तो वो ऑप्टिक्स की एक बुक थी, उसका नाम था अजय घटक। तो अजय घटक आईआईटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपना एक है ना बुक निकाली थी ऑप्टिक्स। तो उसमें मैंने है ना ये चीज़ पढ़ा था कि साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट टर्म क्यों लिया गया है? कांस्टेंट बेटा इसलिए ना, ध्यान देना जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये जो कलर ऑफ लाइट लिया ना, तो कलर कौन सा मैंने चूज किया है? रेड कलर, लाल कलर मैंने यूज की। तो जब मैंने रेड कलर इसको है ना इंसिडेंट कराया तो ये डिविएट एक सर्टेन एंगल से हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सपोज करो कि ये है ना रेड लाइट था, ठीक है, मतलब उसका वेवलेंथ, अच्छा सॉरी वेवलेंथ बोलूंगा तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो मैं अभी रेड कलर बोलता हूँ। तो रेड कलर का जब मैंने नोट किया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब मैंने देखा, वन ऑफ द एग्जाम्पल आई एम गिविंग, तो ये रे जो डिविएट किया वो सपोज करो कि 15 डिग्री बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब वही मैं ग्रीन लाइट जब दिया तो उसका रिफ्रैक्शन सपोज करो 18 डिग्री था। वही मैं ब्लू लाइट लिया तो हो सकता है कि उसका रिफ्रैक्शन 14 डिग्री हो। तो आप देख रहे हो ना, ये चीज़ है ना वैरी कर रहा है, ये वैरी कर रहा है कि कलर्स जो जो कलर हम लोग इसमें डालते चले जा रहे हैं, इंसिडेंट कराते चले जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, कलर्स है ना बेंट शो कर रहा है, चाहे थोड़ा सा दूर नॉर्मल से या नॉर्मल के नज़दीक, तो ये वैरी कर रहा है। तो उस केस में स्नेल्स लॉ ने क्या किया, सिंगल कलर यूज किया, और वो सिंगल कलर जो था, आप रेड लाइट कोई भी आप ले लो, ठीक है, एनी टाइप ऑफ रेड लाइट आप इस मीडियम में ट्रांसफर करोगे तो इतना ही एंगल होगा। तो ये एंगल आप मत समझो ना कि R इक्वल टू 15 डिग्री ही होता है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोई दूसरा रेड कलर लोगे, उसको भी इंसिडेंट कराओगे तो आप बोलोगे सर वही ना आएगा, वो तो चेंज करेगा नहीं। तो इसका मतलब रेड लाइट अगर हम एयर और ग्लास में, किसी भी ग्लास में इंटर करवाएंगे या इंसिडेंट करवाएंगे तो वो डिविएशन उतना ही शो करेगा, डिविएशन मतलब बेंड उतना ही शो करेगा, इसीलिए उसका कांस्टेंट लिया गया। अब समझ में आया होगा आपको कि क्यों ये कांस्टेंट टर्म लिया गया है। ये कांस्टेंट टर्म जो है ना, ये डिपेंड कर रहा है आपका कलर ऑफ लाइट पर, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ लाइट यूज्ड। और इसी कांस्टेंट टर्म को, इसी कांस्टेंट क्वांटिटी को बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा ये तो आप जान रहे हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब आएगा, जब गिवन टू पेयर्स ऑफ
मीडिया होगा। इसको अभी डिटेल में करेंगे, तो मैं अभी पहले आपको ये समझा रहा था हर एक टर्म कि साइन आई क्या था, साइन आर क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यों लिया गया, और इसी कांस्टेंट को बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया, और ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ कंप्लीट हुआ। तो एक्चुअली आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना था, व्हाई कांस्टेंट इट इज रिटन हियर, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लैरिफाई हो गया होगा। गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड गिवन कलर ऑफ लाइट, सिंगल कलर मैंने यूज किया है तो इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर ग्रीन करता तो पूरा एक्सपेरिमेंट ग्रीन पर ही होता, तो दैट वन इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं 2 कलर्स यूज करता तो ये मैं नहीं लिखता यहाँ पर। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इसको क्लियर करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अभी तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो स्नेल्स लॉ का कांस्टेंट टर्म है, उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आप यही समझ रहे होंगे, आप जो समझ रहे हो एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट। लेकिन बेटा हम लोग है ना इसको अच्छा से और डिफाइन करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और इसी पर पूरा न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। आप टेंशन मत लो, राहुल सर है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको है ना कुछ टाइम दे रहा हूँ, जस्ट टेक इट। चलिए हम लोग चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का, जो पहले मैंने है ना आपको एक्सप्लेन किया था कि स्नेल्स लॉ जिसमें कांस्टेंट था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। ठीक है, और क्यों कांस्टेंट था ये भी एक्सप्लेन। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यहां दिखना बेटा, स्पीड, लाइट के स्पीड पर भी वो डिपेंड करता है। मैं भी वर्ड यूज कर रहा हूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीज पर डिपेंड करता है? कलर ऑफ द लाइट पर और स्पीड ऑफ लाइट पर वो डिपेंड करता है। तो ये चीज जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किस किस पर डिपेंड करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये भी मैं आपको यहाँ पर सब चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप उसका टेंशन मत लो कि सर आप पहले बोल रहे थे कि कलर ऑफ लाइट है, अभी आप बता रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट है। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना कलर पर भी डिपेंड करता है और स्पीड ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है, ये दोनों पर डिपेंड करता है। ये सब कुछ मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसका आप टेंशन मत लो। पहले आप ये देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेशियो आया ना मतलब x अपॉन वाई के फॉर्म में लूंगा। तो x इसमें क्या है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम 2, तो दिस वन इज, इसको हम लोग 2 बोलते हैं। टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम, तो सेकेंड मीडियम में उसका स्पीड क्या था? तो फर्स्ट मीडियम क्या है? रेयर मीडियम भी हो सकता है, डेंसर मीडियम भी हो सकता है, और सेकेंड मीडियम भी रेयर मीडियम हो सकता है या डेंसर मीडियम हो सकता है, ये चॉइस आप पर है। तो मैं एज एन एग्जांपल यहां कंसिडर किया हूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम मैंने इसको एयर ली है और सेकेंड मीडियम को मैंने ग्लास कंसिडर किया। शुरू से ही मैं आप देख रहे हो कि मैं ग्लास कंसिडर करते आ रहा हूं, इसीलिए कि आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? रेशियो ऑफ, ये रेशियो है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो जब कंपैरिजन होता है ना तो कंपैरिजन में ही आपका रेशियो आता है और यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यही होगा। तो आगे हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझते हैं कि व्हाट इज दिस। तो एक हम लोग लेते हैं, एक फिगर बनाते हैं, ये हम लोग ग्लास कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो वी हैव कंसिडर एज इट एज अ ग्लास, ठीक है, एंड दिस ग्लास इज डेंसर, पहले शुरू से करते हुए और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, ठीक है। ये बात में भी यूज पड़ेगा कि सर आप जी क्यों यूज करें, तो क्लियर होगा आपको। एंड दिस वन इज एयर मीडियम, एयर क्या है? रेयरर है, ओके। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, तो रे यहां पर आया, ओ है, ए है, तो दिस वन इज इंसिडेंट,
यहाँ बेटा आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, राइट, और लाइट क्या हुआ, बेंड कर गया, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस वन इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंड दिस वन इज नॉर्मल एंड डैश, और ये इंटरफेस था, ठीक है बेटा। अब जो बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं, म्यू इक्वल टू, अब ये जो लाइट आ रहा है एयर में, राइट, एयर से जो आ रहा है उसके स्पीड क्या होता है बेटा, तो ये तो आप लोगों को पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है अपॉन, तो हम लोग लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट, या मैं लिख दे रहा हूं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट, और स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास डेंसर है, ऑब्वियसली क्या होगा, लाइट का जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू होता है जब ग्लास में इंटर करेगा बेटा तब उसका वैल्यू होता है 2 × 10⁸, जो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 1.5, तो इसका मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देयरफॉर म्यू जो है आपका, इसको और बड़ा सीखता हूं आपको अच्छे से है ना दिखाई देगा, तो बेटा म्यू जो है इसका वैल्यू क्या आया 1.5 आया, ठीक है, यहां पे आप समझना, ठीक है, मेन यहीं पर आपका ये चीज, तो दिस वन इज क्या है कांस्टेंट टर्म है ना, दिस वन इज योर कांस्टेंट टर्म, तो इस दोनों का रेशियो क्या आया 1.5 आया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी तरह से इसके न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही मिलेंगे आपको, तो खैर उसका आप टेंशन मत लो, मैं ये चीज आपको क्लैरिफाई करूंगा। अब बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, डिनोट करना, क्योंकि इसमें है ना लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, आई थिंक ना 90-95% स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो एयर को मैं सिंबलाइज करता हूं ए से और ग्लास को जी से, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अगर हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं लेता हूं ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, तो मैं इसको डिनोट करूंगा जी यहां पर और ए यहां पर, ठीक है बेटा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको नोट डाउन कर लेंगे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, पहले इसको कंसिडर करेंगे, फर्स्ट ये कंसिडर करेंगे, सेकंड ये कंसिडर करेंगे, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू एयर, इसका मीनिंग ये, अगर आपको दिया गया कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, या आपको दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो आप यही लिखोगे, क्या लिखोगे, अगर वाटर है, इन केस ऑफ वाटर, यहां लिख दे रहा हूं इन केस ऑफ वाटर, तो क्या होगा बेटा, म्यू डब्ल्यू होगा और ए होगा, तो विथ रिस्पेक्ट, ये आपको देखना, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर टू एयर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अगर ऐसा हो कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो उसको ऐसा आप लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ये चले, तो आपको ये टर्म समझना पड़ेगा कि जो सेकंड टर्म होता है वो नीचे लिखाता है और जो फर्स्ट होता है वो ऊपर जाता है। अगर आपको फिर भी इसमें डाउट्स लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ आप मेंशन करिए कि सर मुझे ये डाउट है, मैं आपको फिर से है ना ये क्लैरिफाई करूँगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ना इसी में प्रॉब्लम होता है कि किसके रिस्पेक्ट में सर किसको लिया जाता है। तो जो सेकेंड मीडियम होता है उसको हम लोग पहले लेते हैं
ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हैं, क्या जाते हैं, नीचे से हम लोग ऊपर जाते हैं, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडा है। ठीक है, तो जी और ए, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, हम लोग ऐसा चलते हैं, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और इसके फैक्टर्स को हम लोग देखें किस पर वो डिपेंड करता है। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं पर होगा ना जब टू पेयर्स ऑफ मीडिया होगा, वो डिफरेंट मीडियम होना चाहिए। अगर ये भी एयर है एंड दिस वन इज ऑल्सो एयर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब होता है बेटा जब है ना लाइट बेंड करता है, तो यहाँ तो लाइट ऑब्वियसली बेंड कर रहा है, तो सेम मीडियम पे नहीं होगा, ये डिफरेंट मीडियम पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दिखने को मिलेगी। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग है ना और इसको क्लैरिफाई करते हैं, फैक्टर्स को लेते हैं। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म नहीं हुई, मैं अभी और आपको है ना इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और सभी चीज़ इसको है ना नोट्स में है इंक्लूड करो। वॉट एवर थिंग्स आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, वो सब कुछ बेटा है ना अपने नोट्स में है ना हर चीज़ मेंशन करो। जैसे मैंने स्पीड ऑफ लाइट मेंशन की, उसका वैल्यू मेंशन किया, उसके बाद है ना इन केस ऑफ वाटर, वॉट एवर थिंग्स जो आप इस बोर्ड पर देख रहे हो ना, वो सबको आप इंक्लूड करो। अब कोई रफ करने की जरूरत नहीं है, जो आपका फेयर है वही आपका रफ भी है। ओके, इससे टाइम आपका सेव होगा। मैं आपको एक लेक्चर में बताऊंगा भी कि हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स में भी मैं बताऊंगा, उसका आप टेंशन मत लो कि आपको पढ़ना कैसे है। आप जो भी मैं आपको बताऊंगा पढ़ने की तरीका कि आपको पढ़ना कैसे है लिमिटेड टाइम में, वो सब मैं आपको पीसफुली आराम से है ना आप सब चीज़ करोगे। आप सिर्फ है ना जैसे जैसे मैं बताते चल जा रहा हूँ उसी तरह आप है ना करते चले जाओ, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, आप इसको है ना स्क्रीनशॉट ले लो।